दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। इसके पहले भाग में हमने प्राचीन भारत में जो चित्रकला का जो विकास हुआ उसके बारे में हम बता चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मुग़ल पीरियड के समय में जो चित्रकला का विकास हुआ और उसके बाद जब मुग़लों का अवसान हो गया तो बहुत सारे जो चित्रकार थे वो स्थानीय जो राज्य था जो बना था वहाँ पर वो चले गए और इस तरह से लोकल पेंटिंग्स का भी डेवलपमेंट हुआ। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुग़लों के समय में जो चित्रकारी का विकास हुआ जहांगीर के समय में, जो अभी हम बताएंगे आपको। उसके बाद में जब मुग़लों का अवसान हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि औरंगजेब को चित्रकला से कोई प्रेम नहीं था, तो उसके बाद औरंगजेब 1707 ईस्वी में मरा। उसके बाद बहुत सारे राजवंश की स्थापना हुई। बहुत सारे चित्रकार मुग़ल के दरबार से भाग करके दूसरे जगह गए। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे राजपूत किंगडम वहाँ पर थे जो मुग़लों से को चुनौती दे रहे थे। तो जैसे कि पहला जो हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा मुग़ल पेंटिंग्स, और उसके बाद में जो रीजनल पेंटिंग्स है, जो क्षेत्रीय पेंटिंग है, जो चित्रकला है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें भी अनेक वेरिएंट हैं, माने विभिन्नताएं हैं। और वो क्या क्या है, जैसे कि आप जयपुर का पेंटिंग है। आपको मालूम होना चाहिए कि जयपुर में एक राजपूतों का एक सशक्त सत्ता थी। उसके बाद में मेवाड़ को आपको मालूम होगा महाराणा प्रताप का वहीं पर राज्य था और उन्होंने मुग़लों को करीब 100-150 वर्षों तक चुनौती दिया था। ठीक है, शाहजहाँ के समय में उनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा पैचअप हुआ था। तो मेवाड़ में भी एक पेंटिंग विकास हुआ। उसके बाद में वहाँ पर आप ये जो कोटा और बूंदी का इलाका है उसको बोलते हैं हड़ौती, राजस्थान में। तो हड़ौती का क्षेत्र जो है वहाँ पर दो छोटे छोटे राज्य थे, एक कोटा और दूसरा बूंदी। तो वहाँ पर भी बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ। और इसके बाद में किशनगढ़ राजस्थान में ही है, तो वहाँ भी राजपूतों की सत्ता थी। तो किशनगढ़ स्टाइल ऑफ आर्ट भी विकास हुआ। इसी तरह से एक पहाड़ी स्कूल का भी डेवलपमेंट हुआ। पहाड़ी स्कूल मतलब जो अभी जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है, जो उत्तराखंड का इलाका है, जैसे उसमें ही हम आपको बताएं, और जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो जम्मू कश्मीर को जो जिनकी सत्ता थी, आपको पता होना चाहिए कि डोगरा वंश के राजपूतों की सत्ता थी, जिसके कि अभी जो जीवित हैं वो डॉक्टर कर्ण सिंह हैं। ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स रह चुके हैं। उनके पिता हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे जब जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हुआ था। ठीक है, तो वहाँ भी डोगरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसके बाद में बसोली स्कूल ऑफ आर्ट और कंगरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये तीन आर्ट जो है ना पहाड़ी क्षेत्रों में विकास हुआ, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का इलाका था। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। तो इसको तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी स्टाइल। ठीक है, डोगरा, बसोली और कांगड़ा, ये धीरे धीरे हम बताएंगे आपको। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के भौगोलिक और वहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण है। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे स्टाइल हैं, लेकिन मैं आज इतना ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊँगा और इतना संभव भी नहीं है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण जो स्टाइल है उसको हमने आज रेखांकित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले क्षेत्रीय पेंटिंग में, चित्रकला में हम मधुबनी पेंटिंग। और दोस्तों मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, उनका क्षेत्र कहाँ है, उत्तरांचल सॉरी बिहार का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, गंगा के उस पार मिथिलांचल का इलाका, जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। दूसरा पट्टा चित्र, ये उड़ीसा में डेवलप हुआ, पट्टा चित्र। तीसरा पटुआ आर्ट, ये बंगाल में विकसित हुआ, पटुआ आर्ट। पटुआ मतलब जूट होता है ना, तो उसी से इस आर्ट का, क्योंकि वहाँ पर जूट की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है जिससे बारदाना बनता है। उसके बाद में
पैटकार, ये पैटकार आर्ट कहाँ विकसित हुआ है? झारखंड में। कलमकारी, एक कलमकारी जो आर्ट है वो आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ, मछलीपट्टनम इलाके में। और इसके बाद में वर्ली पेंटिंग जो है ना, ये महाराष्ट्र में हुआ, वर्ली एक जगह है। और इसके बाद में थंगका, ये थंगका जो है, जो सिक्किम का जो इलाका है, जो बुद्धिस्ट वाला इलाका है, वहाँ पर थंगका पेंटिंग का विकास हो, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसके बाद में एक पिथौरा पेंटिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ठीक है, इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। और एक मंजूषा पेंटिंग, ये भागलपुर जो बिहार का है, भागलपुर है, जो रेशम उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। और प्राचीन भारत में आप जानते हैं कि उसको अंग प्रदेश कहा जाता था, जहाँ पर महाजनपद का वो एक राज्य था 16 महाजनपद में से। बाद में उसको बिम्बिसार के समय में उसको मिला लिया था मगध में। और अंग प्रदेश के महाभारत के समय में आप जानते हैं होंगे कि कर्ण जो था वो अंग का ही राजा था, जिसको कि आज की तारीख में भागलपुर कहा जाता है। तो वहाँ पर मंजूषा पेंटिंग का विकास हुआ। अब दोस्तों हम अभी शुरू करते हैं मुगल पेंटिंग से, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुगलों का जो यहाँ पर शासन शुरू हुआ वो कब हुआ? 1526, प्रथम पानीपत युद्ध। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए बताता रहता हूँ ताकि आपको रियाज होता रहे, और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी अगर आप समझते रहेंगे तो वो आपके लिए कारगर होगा। तो 1526 में जो प्रथम पानीपत युद्ध था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और वहाँ पर बाबर की जीत हुई और इस तरह से मुगल वंश की स्थापना हुई। तो बाबर को उतना समय नहीं मिला पेंटिंग के विकास के लिए, ठीक है, वो हमेशा युद्ध करते ही रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, ग्रैंडफादर, उनके साथ युद्ध लड़ा था, वहाँ पर उसको हराया था। खानवा कहाँ है? आगरा के पास में। उसके बाद में उन्होंने चंदेरी के मेदिनी राय को हराया था। तो उसके बाद में उन्होंने महमूद लोदी को हराया था, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो 1526 से लेकर के 1530 4 वर्ष के शासनकाल में वो चारों साल युद्ध ही लड़ते रहे, ताकि क्योंकि उन्हें एक से एक चुनौती हिंदुस्तान से मिल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए चित्रकला का उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन हुमायूं के समय में जब वह हुमायूं यहाँ से भाग गया, मैंने शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया, तो वो कहाँ गया था? पर्सिया कोर्ट में, पर्शियन कोर्ट में, मैंने पर्सिया में, ठीक है। और वहाँ पर उनको शरण मिली थी, ठीक है। तो वहाँ से जब वो हिंदुस्तान आए तो उसके बाद में उन्होंने अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ये 2 नाम नोट कर लीजिए चित्रकार, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, ये 2 महत्वपूर्ण चित्रकार को उन्होंने हिंदुस्तान बुलाया। और यहाँ पर उन्होंने जो है चित्रकारी किया, ठीक है। और अकबर के समय में इसी चित्रकार ने तूतीनामा क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? टेल ऑफ पैरट, माने तोता की कहानी, और पर्शियन में कहेंगे तूतीनामा, इसका उन्होंने चित्रकारी किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हुमायूं के समय में। अकबर के समय में अकबर ने एक तस्वीर खाना, अलग से तस्वीर खाना खोला। क्या बोलते हैं इसको? तस्वीर खाना। देखिए सब, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुगलों का जो लिंगुआ फ्रैंका था वो क्या था? माने राष्ट्रीय भाषा, वो क्या था? पर्शियन। याद रखने की चीज है, अरबिक नहीं था, याद रखना, ठीक है। क्या था? और बाबर ने अपनी ऑटोग्राफी किस भाषा में लिखा हुआ है? टर्किश में, जी। तो ये सब चीजें याद रखना, यही सब तो आपको पीटी में पूछेगा। तुजुके बाबरी नाम है उस किताब का, बाबर का जो ऑटोग्राफी है, ठीक है, और उसको लिखा गया टर्किश भाषा में। और देखिए याद रखने की चीज है कि पर्शियन जो है वो मुगलों का क्या था? राष्ट्रीय भाषा था। उनका सारा जो राष्ट्रीय काम होता था, जो शासकीय काम होता था, वो होता था किसमें? पर्शियन में होता, फारसी में होता था, ठीक है। और सरकारी नौकरी भी उन्हीं लोगों को मिलती थी जिसको कि फारसी आता था, ठीक है।
उर्दू की उत्पत्ति कैसे हुई है? उर्दू की उत्पत्ति को मैंने आपको एक दिन बताया था कि उर्दू की उत्पत्ति डेक्कान में हुआ। डेक्कान में कैसे हुआ? जब बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। कहां पर? डेक्कान में। और बहमनी साम्राज्य का पहला राजधानी कहां था? गुलबर्गा में, ठीक है, जो आज की तारीख में कर्नाटक में है। तो पर्शियन और हिंदवी दोनों का मिक्स होकर के उर्दू भाषा का निर्माण हुआ, जिसमें कि पर्शियन जो है वो फाउंडेशन का काम करता है, मतलब शब्द का काम करता है, और जो हिंदवी है, जिसको अभी हिंदी कहते हैं, वो क्या करता है? ऊपर का काम करता है, सुपर स्ट्रक्चर का काम करता है। प्लिंथ का काम जो करता है वो करता है पर्शियन। तो पर्शियन और हिंदी के मेल से उर्दू की उत्पत्ति हुई। तो आप अभी पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय भाषा वो क्या है? उर्दू है। हिंदुस्तान जब अविभाजित था तो उस समय में उत्तर भारत में, खास करके यूपी में, बिहार में, और आपने देखा होगा मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे जो किताबें लिखी हैं, जो उपन्यास लिखे, उर्दू में हैं, ठीक है। तो उर्दू बहुत ज़्यादा प्रचलित भाषा था पंजाब में, यूपी में, बिहार में, ठीक है। अभी धीरे धीरे वो आज़ादी के बाद से और देश के विभाजन होने के बाद में उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। भाषा किसी कौम की नहीं होती है, ठीक है। तो लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार भाषा का निर्माण किया जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बताते चलता हूँ ताकि आपको रियाज भी होता रहे। अभी इसमें से बहुत सारे लोगों को पूछ देता, अभी नहीं होता, तो दिस इज वेरी बैड। दोस्तों अकबर के समय में हम देखते हैं कि एक तस्वीर खाना का उन्होंने डिपार्टमेंट अलग से खोल दिया। दूसरा 3D क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। आजकल आप देखते हैं ना, कहते हैं कि पिक्चर जो है 3 डायमेंशनल है। तो उसी तरह से जो चित्रकला, जो चित्र जो उनके समय में जो बनाया गया, अब कलाकारों ने 3D का उपयोग करना शुरू किया, ठीक है। 3D का मतलब क्या होता है कि जिस भी एंगल से देखोगे आपको अच्छा लगेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, चाहे आप बाएं से देखो, चाहे दाहिने से देखो, या सामने से देखो। 3D का यही विशेषता होता है, ठीक है। तो पहला 3D और दूसरा फॉरशॉर्टनिंग। फॉरशॉर्टनिंग माने क्या होता है? फॉरशॉर्टनिंग जो मैंने आपको बताया था। फॉरशॉर्टनिंग क्या होता है? फॉरशॉर्टनिंग होता है कि जो दूर की चीजें जो है वो नजदीक दिखती है। दिस इज कॉल्ड फॉरशॉर्टनिंग, ठीक है। तो इसका भी जो है ना उपयोग इनके पीरियड में किया गया। और तीसरा हम क्या देखते हैं? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आपको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म में, जैसे कि किसी का चेहरे का तस्वीर बनाना वर्जित रहता है, जैसे कि हिंदुओं में है, तो इसीलिए जो है, या बुत परस्ती वो एकदम टोटल डिनाइल है ना, बंद है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? कैलीग्राफी का विकास हुआ। कैलीग्राफी क्या होता है? व्हाट इज कैलीग्राफी? लिखने की कला। ऑर्नामेंटल्स जो अक्षर है ना, उसको सुसज्जित लिखना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अ लिख रहा हूं, ये तो सिंपल अ हुआ, लेकिन अगर इसी को अ बढ़िया से घुमा करके, ऐसे करके, इसको ऐसे मोड़ के, ऐसे करके, ये अगर थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन दे ताकि लोगों को अच्छा लगे, दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी का भी इस पीरियड में बहुत जबरदस्त विकास हुआ। और इसके अलावा इनके पीरियड में हम क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको कहा तूतीनामा, ए टेल ऑफ पैरोट, बहुत पर्शियन में किताब है, उसको उन्होंने रेखांकित कराने का, चित्रकारों से रेखांकित मैंने चित्र के द्वारा उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया, जिसको बोलते हैं तूतीनामा। और इसके बाद हमजानामा एक किताब है। हमजा कौन था? मोहम्मद साहब जो थे उनके चाचा थे हमजा, ठीक है। तो उस पर ये हमजानामा बना है। और इस्लाम को बढ़ाने में बहुत सबसे ज़्यादा रोल शुरुआती दौर में उन्हीं का रहा था, जिसमें कि लोगों को उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। तो ही वॉज कॉल्ड हमजा। उन्हीं पर एक किताब लिखा हुआ हमजानामा। तो इसको भी चित्र के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया। और तीसरा अनवरे सुहेल, और चौथा गुलिस्तान ऑफ सादी। सादी एक बहुत बड़े लेखक थे पर्शियन में। तो सादी का जो किताब है गुलिस्तान, उसको भी चित्रकारित के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
जो है वो आपको नोट करना है, ठीक है। अनवर सुहेल, अनवर ए सुहेल, ये सब किताब हैं और इस किताब को चित्रकार ने अपने हिसाब से जो है ना उसको चित्रकारी के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है, जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। अब दोस्तों इसके बाद में जो जहांगीर के पीरियड में हम क्या देखते हैं, नेचुरलिस्ट, माने वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग बनाया था, लाहौर में उनके द्वारा बाग बनाया गया जो अभी भी है, ठीक है। तो वो आगरा से चले जाते थे गर्मी के मौसम में उधर कश्मीर और लाहौर, उनकी मृत्यु भी लाहौर के आसपास में ही हुई जब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, तो उसके कारण से उनका सेहत बिगड़ता रहता था। तो लेकिन वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, तो उनके पीरियड में हम क्या देखते हैं कि प्रकृति को, नेचुरलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दूसरा क्या है कि जो मार्जिन होता है, जैसे मान लो इस कैनवास पर हम एक चित्र बनाते हैं तो इसका मार्जिन क्या हुआ, ये हुआ। तो अब जो मार्जिन को बढ़िया से ऑर्नामेंटेशन करने का काम, इस मार्जिन को, दिस इज कॉल्ड मार्जिन, मतलब किनारा, तो इसको मार्जिन को ऑर्नामेंटेशन करने का काम भी जो है इनके पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आज जो हम यहाँ हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत किया है। 10,000 बरस तक लगातार अनवरत मेहनत करने के बाद हम इस पोजीशन पर आए। चाहे वो इंग्लैंड, मनुष्य तो एक ही है ना सब लोग, चाहे वो इंग्लैंड के लोग हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे इंडिया के हों या चाइना के हों, सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और उस आधार पर हम यहाँ पहुँचे। तो हर चीज़ जो भी विधा है उसमें धीरे धीरे विकास हुआ है, एक रातों रात कहीं विकास नहीं हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इनके समय में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चित्रकार था उसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, ये आपको पूछ सकता है। और इनके द्वारा आयरे दानिश, आयरे दानिश, इसकी पेंटिंग किया गया है, इस किताब का आयरे दानिश, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इनके काल में हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देखते हैं या महत्व देखते हैं वो है फ्लोरा एंड फौना। कोई बता सकता है कि फ्लोरा एंड फौना माने क्या होता है? तो फ्लोरा एंड फौना माने पशु पक्षी, जिसको कि सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, पशु। फ्लोरा का मतलब होता है, फ्लोरा का मतलब फूल पत्ती, और फौना का मतलब होता है पशु पक्षी। तो फूल पत्ती और पशु पक्षी को चित्रित करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया गया है। और जैसे मैंने आयरे दानिश कहा तो वो क्या है, टच स्टोन ऑफ नॉलेज। टच स्टोन ऑफ, इसका व्याख्या करेंगे, टच स्टोन ऑफ ज्ञान का, टच स्टोन का हिंदी क्या होगा? ज्ञान का स्पर्श, ठीक है। ये इसका पेंटिंग उन्होंने किया था, जिसको किताब को क्या बोलते हैं, आयरे दानिश, ठीक है, मंसूर। इतना याद रखना जरूरी है, बस इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में आएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ, जैसे मैंने अभी चित्रकला लिया तो हिंदुस्तानी चित्रकला इतना ज़्यादा भंडार है कि कम से कम उसमें हमको कम से कम 10 से 15 क्लास लेने होंगे, तब जाकर के हम हर पीरियड को कवर कर पाएंगे। क्योंकि हर चित्रकला की, हर स्टाइल की अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ है। तो हमें उतना में नहीं जाना है, हम केवल जो है ना उसी चीज़ को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के मान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों हमारे पास उतना समय भी नहीं है, आपके पास भी उतना समय नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों शाहजहां के पीरियड में क्या हुआ? तो शाहजहां के पीरियड में उन्होंने नेचुरलिज्म जो उनके फादर ने किया था, जो प्रकृति पर ज़्यादा फोकस किया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या किया उन्होंने, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम जो तत्व थे
उसको उसको इसमें समावेश किया अपने चित्रकारी में, मतलब अपने पीरियड में। वो कोई चित्रकार तो थे नहीं, लेकिन उनके द्वारा, उनके समय में जो चित्रकार थे, उन्होंने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया। और दूसरा, जो जीवंतता जो थी जहांगीर के समय में, उसको उन्होंने कम किया। और उसके बदले में उन्होंने एक अप्राकृतिक जो शांति भाव होता है, अप्राकृतिक, अननेचुरल स्टिलनेस कहते हैं उसको, शांति, इस इनके पीरियड में इस चीज को ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरा, इनके पीरियड में हम क्या देखते हैं कि यूरोपियन का इन्फ्लुएंस, प्रभाव इनके पीरियड के चित्रकला में हमें ज्ञात होता है। दूसरा, चारकोल का इस्तेमाल, चारकोल मतलब क्या होता है? हाफी आ रही तुम चारकोल, इसका उपयोग उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, चारकोल का उपयोग चित्रकला में बंद कर दिया गया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? यूज ऑफ पेंसिल, और इसके अलावा किनारी में गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुगलों में सबसे ज्यादा धन धान्य से ओतप्रोत कौन सा शासक था? शाहजहां। ठीक है, उनके पीरियड को कुछ लोग स्वर्णिम काल भी कहते हैं। तो आकुत धन संपदा था, सोने चांदी की कमी नहीं थी, तो उनके द्वारा ये फोकस किया गया, चित्रकारों को कहा गया कि आप गोल्ड मतलब सोना और चांदी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा चित्र में करें। ठीक है, तो ये इनके पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब को चित्रकला से कोई शौक नहीं था। उन्होंने तो म्यूजिक को भी बंद कर दिया था अपने दरबार में, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो चित्रकार थे, बहुत सारे चित्रकार पेट्रोनेज के अभाव में दूसरे राज्यों में चले गए। ठीक है, जो क्षत्रिय राजा थे। और यहीं से हम क्या देखते हैं? रीजनल जो पेंटिंग है, जो क्षेत्रीय जो पेंटिंग चित्रकला, उसका विकास हुआ। ठीक है, उसके बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में करीब 15-20 साल तक जो है ना शासन ठीक ढंग से चला। और इसके बाद में सैयद बंधुओं के आतंक के कारण से ताबड़तोड़ मुगल वंश के जो राजा थे उसके हत्या करने से धीरे धीरे, और फिर नादिर शाह के द्वारा जो 1739 में जो अटैक किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिल्ली से मयूर तख्ते ताउस को ले जाया गया और दिल्ली को लूटा गया, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो मुगल जो वैभव है वो सदा के लिए समाप्त हो गया। हालांकि 1857 तक मुगल इंपरेटर होते रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कंपनी गवर्नमेंट जो है ना, मुगल बादशाह के नाम से शासन करती थी। और जब किसी को फांसी देना होता था, सजा देना होता था, ये भी बता दूं, तो कंपनी गवर्नमेंट अपना नाम नहीं लिखती थी, बोले ये मुगल बादशाह की ओर से ये जारी किया जाता है। जैसे आजकल लिखते हैं ना कि शासन के आदेश, राज्यपाल के आदेश से। अभी कोई ऑर्डर निकलता है तो क्या वो लिखा जाता है कि राज्यपाल के आदेश से फला अधिकारी को फला जगह स्थानांतरित किया जाता है। अब राज्यपाल का तो कोई दस्तखत हो नहीं रहा है, तो उसी तरह से वो क्या लिखते थे? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, और उसने पीछे जो है कम से कम एक बित्ते का, कम 1 फीट का कम से कम जो है ना उपाधि धारण किया हुआ था। अबुल फजर, मुजफ्फर, फलना ये सब सारा चीज़ आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। इतने ज़्यादा उनके पदनाम होते थे। और लास्ट में बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो पूरा लिखते थे कि इनके आदेश से इनको फांसी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहने की बात थी। वैभव जो है वो 1739 में ही नादिर शाह के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला, उसकी मृत्यु 1740 में हुई, बहुत कम अवस्था में, 40 साल की अवस्था में ही हुई। उसके बाद तो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम क्या देखते हैं? रीजनल, क्षेत्रीय पेंटिंग का विकास। अब इसको मैंने, जैसा कि आपको मैंने बताया, जो लोग बाद में आए उनको मैंने थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय जो पेंटिंग है
उसमें और कौन कौन से आते हैं? एक तो राजस्थान स्कूल, दूसरा जो राजस्थान स्कूल के भी बहुत सारे छोटे छोटे भाग हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि जयपुर में राजपूत शासन था और मेवाड़ में, ठीक है, सिसोदिया वंश का शासन, उसके बाद में बूंदी और कोटा में हड़ौती राजपूतों का शासन था, तो वहाँ भी स्कूल का भी, किशनगढ़, ये सब राजस्थान में हैं। तो ये इन जगहों पर थोड़े थोड़े विभिन्नताओं के साथ में पेंटिंग का विकास हुआ। इसके बारे में हम बताएंगे, जो लोग बाद में आए हैं उसको थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसके बाद में जो हिमालय के तलहटी वाला जो राज्य था, छोटा छोटा राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर जिसमें डोगरा वंश का शासन था, या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, तो वहाँ पर एक अलग पेंटिंग का डेवलपमेंट विकास हुआ। उसके बाद बसोली, तो इसके 3 भाग हैं, डोगरा स्कूल, बसोली और कांगड़ा स्कूल, जो तीनों मिलाकर के उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी स्टाइल। इसके बाद जो एक थंग का पेंटिंग है, जो अभी इसको बताएंगे, वो सिक्किम और जो बुद्धिस्ट वाले जो इलाके हैं वहाँ पर वो विकास हुआ, जहाँ पर कि थीम जो था वो बौद्ध धर्म का थीम था, ठीक है, चित्र में बौद्ध धर्म का उपयोग किया जाता था उसके थीम का। और इसके अलावा हमने और बताया कि मधुबनी पेंटिंग, पत्ता चित्र, ये सभी मधुबनी पेंटिंग कहाँ है? जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उत्तरी भाग में, नेपाल से सटा हुआ, जहाँ से मैं आता हूँ, मधुबनी पेंटिंग का भी विकास हुआ। पत्ता चित्र उड़ीसा में, पटुआ आर्ट बंगाल में, पैटकार झारखंड में, कलमकारी आंध्र प्रदेश में, वर्लिंग पेंटिंग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और थंग का जो मैंने अभी बताया वो सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में, और पिथौरा पेंटिंग ये भी पहाड़ी क्षेत्र में, और इसके अलावा मंजूसा पेंटिंग ये भागलपुर में। ये सारे स्टाइल अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से विकसित हुए हिंदुस्तान में। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे तो तंजौर और मैसूर, ये पेंटिंग का भी विकास हुआ है, जो मैं अभी लिखा नहीं हूँ, अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो तंजौर और मैसूर में भी आपको पता होना चाहिए, तंजौर मैंने बहुत बार बोला है पहले की वीडियो में, बृहदेश्वर टेम्पल वहीं है, चोला साम्राज्य की राजधानी वहीं थी, ठीक है। तो वहाँ भी अलग टाइप का पेंटिंग का विकास हुआ। उसके बाद मैसूर एक अलग से प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के ज़माने में था और बहुत प्रसिद्ध था, तो वहाँ भी अलग स्टाइल की पेंटिंग का विकास हुआ। इसके बाद जो मॉडर्न पेंटिंग है, जो आधुनिक पेंटिंग है, उसमें हम क्या देखते हैं? काली घाट जो बंगाल में या खास करके कलकत्ता में, कंपनी पेंटिंग, उसके बाद में बाजार पेंटिंग, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, राजा रवि वर्मा, MF हुसैन, क्यूबिस्ट स्टाइल, ये सारे चीज़ के बारे में हम 1 by 1 आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले लेते हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ स्टाइल, ठीक है, मेवाड़। और मेवाड़ के बारे में तो आपको सबको मालूम ही है कि किस तरह से मुगलों के साथ में उन्होंने जबरदस्त जो है वो संघर्ष किया था, और खास करके महाराणा प्रताप का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पीरियड में एक था चित्रकार साहिब दीन, इसको याद रखिएगा बस, ये सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हुआ शुरुआती समय में, ठीक है। और इस पीरियड में उन्होंने जैसे कि रसिक प्रिया, रामायण, भागवत पुराण, इन सब जो हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसके जो रोल मॉडल सब हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो हीरो है, हीरोइन है, उनको रेखांकित करने का प्रयास चित्र के माध्यम से किया गया है। उसके बाद में, उनके मृत्यु के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो है मेवाड़ के पेंटिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन क्या था? कोर्ट लाइफ, जो जैसे राजपूत शासक जो कोर्ट में बैठते थे, जो रोजमर्रा के काम करते थे, तो उसका चित्रण जो है ना, कोर्ट लाइफ का चित्रण हमें बाद के वर्षों में मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो इस पीरियड का जो महत्वपूर्ण जो पेंटिंग है
उसको बोलते हैं तमाशा पेंटिंग। तमाशा पेंटिंग मतलब जो फॉकलोर है, जो फॉकलोर होता है ना, लोक गाथाएं हैं, उनका चित्रण जो है ना तमाशा पेंटिंग के माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट जो स्टाइल विकसित हुआ वो हुआ किशनगढ़ में। किशनगढ़ में मैंने लिखा है, किशनगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर भी राजपूत शासक का शासन था और यहाँ पर ये किशनगढ़ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का जो राजा था सावंत सिंह और उसकी जो बिलवेड थी प्रेमिका, उसका नाम क्या था? बन्नी थानी। बन्नी थानी और इधर सावंत सिंह, दोनों के जो प्रेम संबंध हैं, जो रोमांस हैं, उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है इस स्टाइल में। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये राधा कृष्ण इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से राधा कृष्ण के जो रोमांस हैं, उनके जो लीलाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने का काम किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के माध्यम से किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सावंत सिंह चूंकि बहुत बड़े आशिक मिजाज थे और उनकी धर्मपत्नी भी जो बाद में उन्होंने उसे शादी भी कर लिया था, इस पेंटिंग का सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो क्या है? लार्ज एंड लस्ट्रस आइज। इसका मतलब क्या हुआ? आंखें बड़ी बड़ी और लस्ट्रस मतलब चमकीला। ठीक है, दूसरा पॉइंटेड चीन। पॉइंटेड चीन मतलब क्या होता है? चीन मतलब ठुड्डी। यह ठुड्डी जो है वो नुकीलेदार। ठीक है, एक तो चिपटा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी का अगर ये जो चीन है वो अगर पॉइंटेड हो, नुकीलेदार हो, तो उसको क्या बोलेंगे? और इसके अलावा पॉइंटेड लिप्स। अब लिप्स को क्या बोलते हैं? ओंठ। अब बहुत सारे लोगों का तो लिप्स जो है, ओंठ जो है ना बहुत मोटा होता है, लेकिन इस स्टाइल में हम क्या देखते हैं? जो ओंठ जो हैं, चाहे महिला के हों चाहे पुरुष के हों, उनके ओंठ क्या हैं? पॉइंटेड हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसको आप वेरिएशन कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो है बूंदी। बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। बूंदी और कोटा, ये दोनों जो है ना भाइयों का किंगडम था और दोनों को मिला के इसको क्या बोलते हैं? हड़ौती। राजस्थान में इसको बोलते हैं हड़ौती का इलाका। ठीक है, याद रखिए। इस आर्ट का जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ 18वीं शताब्दी में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, इस आर्ट का उदय होने के पीछे कारण यह था कि बूंदी और कोटा राजवंश के जो राजपूत शासक थे वो कृष्ण के, माने लॉर्ड कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि इस आर्ट में हमें कृष्ण के विभिन्न जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं या उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं, वो सारे चीज़ों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? बूंदी के आर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें लोकल वेजिटेशन, जो रंग जो है, रंग का उपयोग क्या है? लोकल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वनस्पति। जो क्षेत्रीय जो वनस्पति है उसको रंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और मनुष्य का जो व्यक्तियों के चेहरे हैं वो राउंड हैं, मतलब गोलाकार विथ पॉइंटेड नोज। चेहरा गोलाकार विथ पॉइंटेड नोज माने नाक। दूसरा, कलर ऑफ ए स्काई इज कलर्ड इन डिफरेंट कलर्स, माने जो आकाश का जो चित्रकारी है, चित्रण है, वो विभिन्न प्रकार के रंग के द्वारा उपयोग किया गया है। विभिन्न रंगों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। अमूमन आप ऐसा देखते नहीं हैं, विभिन्न रंगों का इस्तेमाल। तो ये सारे इम्पोर्टेंट तो
तो पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि इसमें जो चूंकि वहाँ के शासक जो है वो कृष्ण के भक्त थे, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस चित्रकारी में सबसे ज़्यादा जो लॉर्ड कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएँ हैं, उनके जो द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो काम किए गए, उसका चित्रण जो है ना हमको कहाँ मिलता है, वो बूंदी आर्ट फॉर्म में, ठीक है, बूंदी पेंटिंग स्टाइल में। और 2-3 पॉइंट हमने और भी बताया आपको कि इसमें जो रंगों का प्रयोग जो हुआ है वो लोकली जो वनस्पति जो मिला उसी से रंग को तैयार किया गया है। तीसरा हमने क्या किया कि जो आकाश का जो चित्रण है वो विभिन्न कलर का उसमें उपयोग किया गया है, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बूंदी। अब इसके बाद दोस्तों जयपुर के बारे में आप जानते ही हैं, ये मुगलों के बहुत बड़े समर्थक रहे ये राजवंश, और काफ़ी दिनों तक ये चला। उनका मैट्रिमोनियल अलायंसेज भी हुआ था। तो इसको अंबर स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते थे, क्योंकि जयपुर को पहले क्या कहा जाता था, अंबर, याद रखिएगा, अंबर, पहले जयपुर नहीं कहा जाता, अंबर कहा जाता था, ठीक है। और इसको धूंधार स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, ये याद रखने का है। इस स्कूल का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ, 18वीं शताब्दी में सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में। सवाई प्रताप सिंह जब यहाँ के राजा थे उस समय में 18वीं शताब्दी में सवाई, ये सब कब हो रहा है, और जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद, ये ध्यान रखिएगा, जो क्षत्रिय हम जो ये सारा चीज़ हम बताए हैं क्षत्रिय हम अभी आ जाएंगे मुगल के अवसान होने के बाद में, फिर हम लोकल बताएंगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग हमने बताया। तो हमने 3 भाग, मतलब अभी मॉडर्न भी बताएंगे आपको। तो अभी मैं क्षत्रिय मुगल पीरियड के अवसान होने के बाद में क्या हुआ, क्षत्रिय पेंटिंग का विकास हुआ विभिन्न राजवंशों में। इसके अलावा ऐसा है कि चित्रकला कोई किसी राजवंश पर निर्भर नहीं था। तो मैंने जो बहुत सारे जो पेंटिंग इसके अलावा भी जो बताए हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग या पट्टा चित्र, ये सब क्या है, लोकल आर्ट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पैट्रोनेज ऑफ एनी राजा और एनी किंग। तो उसके बारे में भी बताएंगे अभी। तो हम क्या बता रहे हैं भाई, सवाई प्रताप सिंह, जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसी को हम रेखांकित कर रहे हैं, ठीक है। और कब का विकास हुआ, 18वीं शताब्दी में। उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम क्या था, सूरत खाना। सब पर्शियन वर्ड हैं, सूरत खाना। और अकबर ने क्या शुरू किया था, तस्वीर खाना, याद रखो, तस्वीर खाना। और यहां पर क्या उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, सूरत खाना। सूरत माने चेहरा। इस आर्ट की सबसे विशेषता क्या है, इसमें हमें फॉक स्टाइल, फॉक जो मटेरियल है वो हमें, फॉक का क्या होता है हिंदी, लोक, फॉक मतलब क्या होता है, आम आदमी से संबंधित, ठीक है, जो लोगों से आम, जैसे फॉक लोर है तो जो लोकगीत कहते हैं उसको, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब जो आम लोग गाना गाते हैं। उसी तरह से अगर हम कहें कि नहीं ये कोर्ट पेंटिंग है, तो क्या मतलब हुआ कि जो कोर्टों के बारे में जो वहाँ पर जो शासन प्रशासन जो चलाए जाते थे उसका जो बखान चित्रकारी के माध्यम से होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट पेंटिंग, ठीक है, कोर्ट लाइफ पेंटिंग। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फॉक पेंटिंग पर ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसमें कि आम जनता जो है वो सेंटर में है, जो रोजमर्रा के जो जीवन है उसको चित्रण करने का काम इस स्कूल ऑफ आर्ट में, मतलब अंबर स्कूल भी कह सकते हैं आप इसको, या ढूंढार स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्ट हैं वो आपको डेवलप कब हुआ है, अंबर स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ये कब हुआ है, सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में 18वीं शताब्दी में। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसके अलावा इस पीरियड के पेंटिंग में रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, रागमाला
और विभिन्न लोगों के पेंटिंग, बड़े राजे महाराजाओं की पेंटिंग, ठीक है, इन सब पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। जैसे नहीं, रामायण, महाभारत, भागवत, भागवत पुराण आप जानते हैं, और पुराण 18 पुराण हैं हमारे, और रागमाला, रागमाला एक किताब है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। हमारे देश में जब हम म्यूजिक का क्लास पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के राग होते हैं, कितने रागनी होते हैं। हर राग मौसम के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है, और हर राग का भी समय निर्धारित है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे राग जो हैं वो सुबह में ही गाए जा सकते हैं, बहुत सारे राग जो हैं वो शाम के समय के लिए, बहुत सारे राग जो हैं वो रात के लिए हैं, बहुत सारे राग जो हैं वो मॉर्निंग के लिए, जिसको पराती बोलते हैं, 4 बजे भोर में वो गाया जाता है। तो हमारे देश में राग जो है उसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मैं जब आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन हमारा क्लास होगा, तो राग और रागनी जो है वो भी कंडीशन बाय टाइम है, ठीक है। तो रागमाला भी एक किताब है जो म्यूजिक से रिलेटेड किताब है, और उसको चित्रण करने का काम भी इस पीरियड में किया गया है। यू अंडरस्टूड, हमारा पॉइंट क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक तो जो इसका जो 2 वेरिएंट है, पहला फॉक माने लोक, और दूसरा कहानी स्टोरी, तीसरा कोर्ट लाइफ। कोर्ट लाइफ तो सब में रहेगा कि राजा अपना फोटो ना खिंचवाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहने का आशय है कि इस आर्ट में हम क्या देखते हैं कि जो लोगों के जो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित जो बातें हैं उसको भी चित्रकार के द्वारा चित्रित किया जा रहा है। दूसरा हम क्या देखते हैं, जो बहुत सारे जो हमारे महाकाव्य हैं, स्टोरी हैं, कहानी हैं, बहुत महत्वपूर्ण किताब, जैसे मैंने आपको बताया रामायण, महाभारत, भागवत, रागमाला जो सब म्यूजिक की किताब है, उसको भी चित्रण करने का काम इस पीरियड में किया गया है। ये इसके स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है। और किसी को कोई पॉइंट है तो पूछो, सो दैट आई शुड प्रोसीड फर्दर। मेवाड़ का मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि मुगलों के या मुसलमानों के यहाँ सल्तनत पीरियड में आगमन के बाद में मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने हमेशा मुसलमानों को, चाहे वो सल्तनत पीरियड में हो चाहे वो मुगलों के पीरियड में हो, उन्होंने लोहा लिया और उसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दिया, और 500 वर्षों तक वो हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील रहे, ठीक है। और इसी कारण से हमारे देश में हिंदू धर्म भी बचा, ये भी मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर वो लोहा नहीं लेते, मुसलमानों के सामने में आत्मसमर्पण कर देते, तो हमारा पूरा देश, खास करके नॉर्दर्न इंडिया, पूरा मुसलमान हो जाता, ठीक है। लेकिन उन्होंने लोहा लिया, भले वो घास खाते रहे लेकिन लोहा लिया। तो वहाँ पर वहाँ के लोगों का देखो क्या होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि रीजनल पेंटिंग, क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय पेंटिंग क्या होता है, वहाँ के जो वातावरण है, जैसे लोगों में यदि बेलिकोसिटी का भावना हो, माना आक्रामकता, तो आपको चित्र में भी प्रदर्शित होगा, ठीक है। वहाँ की जो आबो हवा है वो भी आपको चित्र में माना आपको मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण होगा, हिंदी में कहेंगे तो। ये सारे चीज होते हैं, ठीक है। तो लोग पहले उनकी राजधानी कहाँ थी, पहले थी, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो है वो चित्तौड़ में राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ गए, भागते इधर उधर भागते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने उदयपुर में राजधानी बनाया है, ठीक है, 2 जगह। तो हमने आपको बताया है कि उस पीरियड में जो मेवाड़ के शुरुआती समय में जो सबसे बड़ा जो चित्रकार था उसका नाम क्या था, साहिब दीन। इसको नाम याद रखो आप, ठीक है। इसके पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने जो है जैसे रसिक प्रिया ग्रंथ है, या रामायण है, या भागवत पुराण है, इन सारे चीज का जो है ना चित्रांकन का काम साहिब दीन के द्वारा किया गया, हालांकि ये खुद मुस्लिम था, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, फर्दर डेवलप, साहिबुद्दीन के मृत्यु के बाद में हम क्या देखते हैं, एक नया पेंटिंग का विकास हुआ, उसको बोलते हैं तमाशा पेंटिंग, जो मैंने आपको बताया। तमाशा पेंटिंग क्या है, जो मैंने अभी बताया था बूंदी में, ठीक है, जो आम व्यक्तियों के रोजमर्रा के जीवन पर जो आधारित है, इसको फॉकलोर पेंटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तो ये विकास हुआ,
और दूसरा हम क्या देखते हैं, जो बहुत सारे कोर्ट सेरेमनियल जो होते थे, जैसे कि राजा का कोरोनेशन हुआ, उनका सिंहासन पर बैठने का जो प्रक्रिया होता था, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनेशन, ठीक है। उसको भी चित्रकारी के द्वारा उकेरने का काम चित्रकार के है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए, ठीक है। अब दोस्तों एक हमने और मारवाड़ पेंटिंग लिया है, ठीक है। मारवाड़ कहाँ है, राजस्थान में। जो आप देखेंगे कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 3 इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वहाँ, और तीनों जगह राजपूत राजाओं का राजवंश चल रहा था। तो इन तीनों को मिला करके हम इसको, जो पेंटिंग का स्टाइल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मारवाड़ स्टाइल। ये कहाँ पर है, राजस्थान के उत्तरी भाग में, ठीक है, जो पाकिस्तान से लगता हुआ है, और उसी में अधिकांश थार डेजर्ट भी हैं, आपको पता होना चाहिए, हमने आपको ज्योग्राफी क्लास में पूरा बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ पेंटिंग का हुआ वो मानसिंह, जो ये मानसिंह नहीं, जयपुर वाला नहीं, मानसिंह जो जोधपुर का राजा था, और उसका जो पीरियड है वो 1803 से लेकर 1843, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग का विकास हुआ, ठीक है। इस पेंटिंग का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फीचर है उसके बारे में हम अब बताना चाहते हैं आपको। पहला, हम देखते हैं कि कपड़े पर नक्काशी, क्लॉथिंग जो है, कलरफुल कपड़े, रंग बिरंगा कपड़ा, और उस पर नक्काशी, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्राइटफुल कलर। न कोई आपको कोई भी स्टेल कलर नज़र नहीं आएगा, भद्दा कलर नज़र नहीं आएगा, या कमजोर कलर नहीं नज़र आएगा। इसकी जो विशेषता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट शार्प कलर, ठीक है, इसका उपयोग किया गया है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जो काव्य हैं, जो इपिक हैं, जैसे शिव पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण है, तो ये सारे जो राजवंश थे वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े समर्थक थे। तो उनका पेंटिंग भी जो है, जो उसका थीम जो था वो हिंदू रिलीजन था। तो इसीलिए बहुत सारे जो किताब हैं, हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, वो थीम जो है ना, इनके कला में, चित्रकला में प्रदर्शित होता है, ठीक है। और ये तीनों जगह जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पर प्रचलित था। अब दोस्तों राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग और मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या विशेषताएं हैं? दोनों में अंतर क्या है? आपको क्वेश्चन रिटन के एग्जामिनेशन में, अभी तो नहीं लेकिन रिटन के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो पहला टाइप में हम क्या बताएंगे कि राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जो थीम है वो क्या है? हिंदुस्तानी है। इसमें सबसे पहले मुराल और फ्रेस्को, पहले हिंदुस्तानी राजपूत स्टाइल में हम क्या देखते हैं कि पहले मुराल को क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, मुराल, और फ्रेस्को क्या बोलते हैं। और इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो पेंटिंग विकसित हुआ, और विकसित होकर के क्या हुआ, मिनिएचर पेंटिंग के रूप में, संक्षिप्त पेंटिंग के रूप में, जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे जो है ना परिलक्षित कहाँ हो रहे हैं? राजपूत स्टाइल में। लेकिन मुगल पेंटिंग में हम क्या विशेषता देखते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो किसका है? पर्शियन। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो शासकीय भाषा था वो क्या था? पर्शियन था। और वहाँ के जो रीति रिवाज, कस्टम, कल्चर, उससे बहुत ज़्यादा मुगल प्रभावित थे। और आपने देखा होगा कि सल्तनत पीरियड में भी जो बलबन जो है उसने अपने सारे बच्चों का नाम पर्शियन जो हीरोज थे उसके नाम पर रखा था। जैसे कि कैकोबाद आपने पढ़ा होगा, कैकुबाद,
अब एक केकुबाद वर्ड तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि क्या वर्ड है ये, जिसको कि बाद में उन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया था, बाद में वो राजा भी बना, ठीक है, उनका उत्तराधिकारी हुआ, सॉरी उनका पिता था गवर्नर। तो कैकुबाद ये तो मुसलमान में भी वो नाम नहीं है। तो पर्शियन जो हीरोज नाम थे वो उन्होंने अपने बच्चों को, नाती पोतों का नाम लिखा। व्हाई? बिकॉज ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द पर्शियन कल्चर। और इसीलिए वो चूंकि खुद गुलाम था, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में गुलाम तो शासन कर ही नहीं सकता है, तो जनता के निगाह में अपने आप को सुपर डुपर साबित करने के लिए पहला तो उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अख्तियार किया, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, उसने जो अपना एंसेस्ट्रल जो डिसेंट जो अख्तियार किया, वो कहा कि नहीं, मैं गुलाम तो धोखे से हुआ हूं, मैं तो अफरासियाब। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं, ये अफरासियाब जो था, जो पर्शियन हीरोज, बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ पर्शियन हिस्ट्री, ये हमारे पूर्वज थे और मैं उसका संतान हूं। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू इंप्रेस द पीपुल ऑफ हिंदुस्तान, अब पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, कि आप मुझे गुलाम मत समझो, ठीक है, मैं बहुत बड़े वंश से आता हूं, मैं धोखे से बाजार में बिक गया था, देन आई बिकेम स्लेव, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में छोटे मोटे लोग, छोटे जाति के लोग शासन नहीं कर सकते थे। आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अभी जो सेंट्रल एशिया के जितने भी लोग आए हिंदुस्तान में, तो जैसे मोहम्मद गोरी आया, या उसके पहले गजनी आया, मोहम्मद गजनी, गजनबी जिसको कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर सल्तनत की स्थापना किया, उसके बाद वो मर गया, उसने फिर अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप दिया, खुद गौर चला गया, उसके बाद वो मर गया। उसके मरने के बाद इन्होंने स्वतंत्र सत्ता अपना स्थापित कर लिया, गौर से कनेक्शन काट दिया। उसके बाद में आप देखते हैं कि सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल किया, एक ही डायनेस्टी नहीं किया, जैसे स्लेव ने किया, खलजी ने किया, तुगलक ने किया, सैयद ने किया, लोदी ने किया, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन सारे लोगों ने पर्शियन लैंग्वेज को ही अपनाया, ठीक है। और उसके बाद जब मुगल आए, तो मुगल भी तो सेंट्रल एशिया से ही आए थे, तो उनका भी जो लैंग्वेज था वो पर्शियन ही था। हालांकि जो बाबर का जो आर्ट ऑफ बायोग्राफी है वो टर्किश लैंग्वेज में, वहाँ पर टर्किश लैंग्वेज भी चलता था, और लेकिन कम चलता था, और पर्शियन ज़्यादा चलता था। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को ही, यहाँ के कस्टम ट्रेडिशन जो पर्शियंस के थे या उसके जो हीरोज थे, उसको ही उन्होंने एडॉप्ट किया। समझ गए आप? इसीलिए हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्शियन वर्ड का इस्तेमाल। बाद में हमने अभी आपको बताया कि उर्दू का जो डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, कि दैट इज अ मिक्स ऑफ पर्शियन एंड हिंदवी, एंड देन इट बिकेम उर्दू, ठीक है, एंड दैट डेवलप्ड इन डेक्कान एंड लेटर ऑन इट स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, दूसरा हम थीम के बारे में, जैसे हमने राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल में 2-3 पॉइंट और बता देना चाहता हूं। थीम में हम क्या देखते हैं? थीम में अंतर क्या है? पहला, हमारा जो राजपूत स्टाइल है वो डिवोशनल है, रिलीजियस इन कैरेक्टर है। पहला मतलब डिवोशनल मतलब हिंदी में भक्ति पर आधारित, या रिलीजियस मतलब धार्मिक है, जो मैं अभी आपको व्याख्यान कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन मुगलों में क्या है? मुगलों में हम क्या देखते हैं कि मुगल जो हाउस होल्ड है, जो उनका हरम है, उनका कोर्ट लाइफ है, उसको डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। मुगलों में हम क्या देखते हैं उनके पेंटिंग में, कि उनके जो हरम है, उनके हरम में 5-5 हजार महिलाएं, 10-10 हजार महिलाएं रहती थी। हरम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। तो वहाँ उनकी लाइफ को भी चिन्हित करता है मुगलों का पेंटिंग, ठीक है। और दूसरा, जो मुगलों के समय में जो कोर्ट लाइफ होता था, जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, उसको भी चित्रांकन करने का काम किया जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो उनके द्वारा युद्ध लड़े जाते थे, अनेक बैटल लड़े उन्होंने, वो बैटल ग्राउंड का जो युद्ध भूमि है उसका भी चित्रण जो है ना, हम क्या देखते हैं, मुगलों के पेंटिंग में देखते हैं, ठीक है। और मुगल बहुत बड़े शिकारी
होते थे, वो शिकार में जाते थे, महीना महीना दिन तक शिकार करते रहते थे। और उस ज़माने में हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते थे। चीता भी था, टाइगर की भरमार थी, लायन की भरमार थी। अब तो आप लायन केवल गुजरात के छोटे से इलाके में देख रहे हैं। उस ज़माने में हिंदुस्तान का लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा क्या था, जंगलों से आच्छादित था। मुगलों के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो ये शिकार प्रेमी भी थे। तो इसका भी चित्रण हम क्या देखते हैं, मुगल के पेंटिंग में देखते हैं। और राजपूत के पेंटिंग में क्या देखते हैं, इट इज मोस्टली रिलीजियस एंड डिवोशनल, भक्तिपरक ये चित्रण है। देखो अंतर जब तक नहीं समझ गए तो सब जो घालमेल हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे अंतर भी करता जाता हूं। ठीक है। तीसरा, स्पेशल क्वालिटी क्या है, किसी भी चित्रकारी का या स्कल्पचर का या आर्ट फॉर्म का एक अपना एक स्पेशल क्वालिटी होता है। तो राजपूत में हम क्या देखते हैं, राजपूत स्टाइल में हम देखते हैं जैसे लोटस, लोटस का हिंदी क्या होता है, कमल। ठीक है। पीकॉक मतलब मोर, या स्वान मतलब हंस, ये सारे जो हिंदू सिंबल हैं। और जैसे मैं मिथिला या मधुबनी पेंटिंग बताऊंगा तो उसमें हम क्या देखते हैं, मछली का बहुत ज़्यादा चित्रण है। क्यों है ऐसा चित्रण, क्योंकि महाराजा दरभंगा का खुद जो उसका एम्ब्लेम था वो मछली था। और चूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुतायत में नदियाँ पाई जाती है, बहुतायत में तालाब हैं, पानी की भरमार है, तो मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मछली और चावल ये वहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है, स्टेपल डाइट है। तो वो उसका जो प्रकटीकरण है वह कहाँ हो रहा है, उसका प्रकटीकरण कहाँ पर हो रहा है, चित्रण में, चित्रकला में। क्योंकि आप जैसे आबो हवा में रहोगे, जैसा वातावरण जो मैंने आपको बताया, यू विल योर पेंटिंग विल कंडीशन बाय द इन्वायरमेंट इन विच यू आर लिविंग। ठीक है। तो हम मिथिला पेंटिंग में या मधुबनी पेंटिंग में क्या देखते हैं कि वहाँ पर मछली का बहुत ज़्यादा चित्रण मिलता है। क्यों कि मछली जो है मिथिलांचल में शुभ का प्रतीक है। क्योंकि जब कोई यात्रा करने के निकलता है तो सबसे पहले मछली दिखाया जाता है, सो दैट कि आपका यात्रा शुभ हो। ठीक है। तो उसका परिलक्षण हमको चित्र में भी मधुबनी पे जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है। लेकिन जो मुगल पेंटिंग है उसकी विशेषता क्या है, इसमें आपको वेजिटेशन माने वनस्पतियों का चित्रण मिलेगा, वृक्ष का चित्रण मिलेगा, ऊंट का मिलेगा। ठीक है। पशु पक्षियों के चित्रण जो मैंने आपको बताया जहांगीर के समय में, वो चित्रण मिलेगा। तो ये डिफरेंसेज हैं। दूसरा जो सबसे जो टाइम फैक्टर है, जो टाइम लाइन है, वो क्या है, मुगल का जो पेंटिंग है उसकी जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, वो कब हुआ है, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। लेकिन राजपूतों के जो स्टाइल है उसका विकास कब हुआ है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था राजपूतों में मुगलों के अवसान से पहले भी। लेकिन उसका जो फुल जो डेवलपमेंट है वो हुआ है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। क्योंकि बहुत सारे जो चित्रकार थे वो उनको अब पेट्रोनेज तो मिल नहीं रहा है, तो वो सारे जो छोटे छोटे जो राजवंश थे वहाँ पर चले गए। और इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चित्रकारी का विकास हुआ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था पहाड़ी स्टाइल, और पहाड़ी स्टाइल में हमने क्या कहा था, ये पहाड़ी स्टाइल का कहाँ विकास हुआ है, जो हिमालय के तलहट्टी वाले जो इलाके हैं। और इसके 3 वेरिएंट हैं। पहला है डोगरा। आपको पता होना चाहिए कि डोगरा वंश के शासकों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। आज़ादी के समय में महाराजा हरि सिंह वहाँ का शासक था जो डोगरा राजपूत था। ठीक है। उनके पुत्र अभी कर्ण सिंह जीवित हैं। दूसरा बसोली, और तीसरा कांगड़ा। ये कांगड़ा कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों जो स्टाइल हैं उसको मिलाकर के इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी स्टाइल। ठीक है। ये स्टाइल जो है जम्मू से लेकर के अल्मोड़ा तक ये फैला हुआ था। और इसके कुछ जो खास
इम्पॉर्टेंट फीचर हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो क्या है? मिथोलॉजी। मिथोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? और लिटरेचर। लिटरेचर तो साहित्य हुआ, और जो पौराणिक जो कहानियां हैं उसको क्या बोलते हैं? मिथोलॉजी। पौराणिक क्या कहानियां, ठीक है। अब जैसे कि आपको उज्जैन के राजा का जो आप सुनते रहते हैं ना कहानी, विक्रम बेताल, वो क्या है? इट इज ए मिथोलॉजी। यह हमारे घर घर में, हिंदुस्तान नॉर्दर्न इंडिया के घर घर में ये कहानी सब प्रचलित है। पंचतंत्र, ये ऑल आर मिथोलॉजी, ठीक है। और लिटरेचर तो आप जानते ही हैं। तो इसमें जो है इसका प्रभाव है। दूसरा, इसके जो इंपॉर्टेंट जो पेंटर थे उसका नाम लिख लो आप, नैन सुख, पहाड़ी स्टाइल के, और एक दूसरा नाम था मनाकू। ये दो इंपॉर्टेंट पेंटर हुए हैं पहाड़ी स्टाइल में, ठीक है। बसोली स्कूल जो है वो पहाड़ी स्कूल का एक वेरिएंट है, और इसका जो विकास हुआ है वो 17वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। इसका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? बड़ी बड़ी आंखें, बिग आइज। अब ये कुछ कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक्सप्रेसिव फेसेस, मैंने चेहरा जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, मैंने भाव को प्रकट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव। ऐसा चित्र जो भाव को, आपके चेहरे की भाव भंगिमा को प्रकट करे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिव फेसेस, ठीक है। और इसमें प्राइमरी कलर का इस्तेमाल हुआ। प्राइमरी कलर में कौन कौन से कलर आते हैं दोस्तों? प्राइमरी कलर में कौन कौन से कलर आते हैं? एक तो रेड आया, और ब्लू, बस इतना ही, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी कलर्स, इसका इस्तेमाल हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कपड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ है इस पेंटिंग में। बसोली में एक तो मैंने प्राइमरी कलर बताया, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया वो क्या है? क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है। तीसरा, इसके जो सबसे बड़े एक्सपोनेंट थे उसका नाम लिखो, राजा कृपाल सिंह, ठीक है। और इन्हीं के पीरियड में भानुदत्ता का एक किताब है रसमंजरी। भानुदत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है रसमंजरी, बता रहा हूं। रसमंजरी, इसका भी चित्रांकन इनके पीरियड में किया गया इस किताब का, ठीक है। और रामायण ड्राइंग, ना राजा का नाम लिखो, राजा कृपाल सिंह। राजा, आपको यह देखने की बात है कि जम्मू से लेकर के अल्मोड़ा तक जो उत्तराखंड में है, ये पूरा जो बेल्ट है हिमालय के तलहटी का इलाका, ठीक है, दे आर कॉल्ड पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, और जिसका वेरिएशन डोगरा स्कूल, बसोली और कांगड़ा मैंने बताया, 3 इंपॉर्टेंट वेरिएशन, लेकिन सटल वेरिएशन है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इन सम टोटल पहाड़ी स्टाइल, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पेंटर था उसका नाम था देवीदास, बसोली स्कूल में। तो आपको क्वेश्चन भी आपको इतना ही पूछेगा कि कौन पेंटर है, देवीदास कौन था, ठीक है, तो आप बसोली स्कूल लिख देना, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि रामायण का ड्राइंग किया गया है, और राधा कृष्ण का जो लीलाएं हैं उसको भी चिन्हित करने का काम बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग में किया गया है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो पेंटिंग के जो विधाएं हैं वो इन्होंने मालवा से भी बोरो किया है। जो अपना मालवा है ना, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, तो मालवा पेंटिंग से भी इन्होंने बोरो किया है। और बोरो किया था कंट्रास्ट ऑफ कलर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप कंट्रास्ट ऑफ कलर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका चित्रकारी क्या होगा? इंप्रेसिव नहीं होगा। लेकिन यदि कंट्रास्ट ऑफ कलर होगा तो फिर क्या होता है? सभी कलर के उभार सामने आ जाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है देखने में, ठीक है।
तो इसमें यहां पर हम क्या देखते हैं कि कंट्रास्ट ऑफ कलर का सबसे ज्यादा जी। अब इसके बाद चलते हैं कांगड़ा स्कूल। कांगड़ा स्कूल में दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो समर्थक था जिसने कि इस स्कूल का बहुत ज़्यादा विकास किया, उसका नाम था राजा गोवर्धन सिंह। ये सब छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन ये सब कला प्रेमी थे। जो हिमालय के तलहटी में जो राजा थे ना, ये बरसों से थे, क्योंकि मुगल के पीरियड में भी और सल्तनत के पीरियड में भी ये उन इलाकों को, चूंकि उनका जो इलाका था बहुत ही इनएक्सेसिबल इलाका था, तो उसको जीत नहीं पाते थे, ठीक है। तो उनको कुछ एनुअल ट्रिब्यूट के देने के आधार पर यहाँ का जो दिल्ली की सत्ता थी, सरकार, जो भी राजवंश के बादशाह होते थे, वो उसको बोलते ठीक है तुम अपना शासन चलाओ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कराजिल पर अटैक किया था, आपको मैंने पढ़ाया, या तो आपने या वीडियो देखी आप, और उसमें क्या हुआ था, उनका 10,000 सेना जो है मर गया था। क्योंकि वो जो हॉस्टाइल क्लाइमेट और इनएक्सेसिबल एरिया, और यहाँ के जो दिल्ली की जो आर्मी थी, खास करके मुसलमान, वो तो उस इलाके के लिए अभ्यस्त थी नहीं, तो क्या हुआ, सारे सेना के लोग मारे गए। उसको बोलते हैं कराजिल एक्सपीडिशन, ठीक है। तो इसी कारण से छोटे छोटे जो राजे थे जो हिमालय के तलहटी के इलाके में रहते थे, तो उनको दिल्ली सल्तनत या मुगल कहते थे ठीक है तुम अपना शासन चलाओ, हमको एनुअल ट्रिब्यूट दे देना। तो लेकिन ये सब थे कला प्रेमी, और अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों के अलावा इनके यहाँ बहुत ज़्यादा शांति भी रहता था। जब शांति रहेगा तो क्या होगा, कला प्रस्फुटित होता है। अशांति में कला प्रस्फुटित नहीं होता है, क्योंकि उस समय अशांति में आपका प्रायोरिटी क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। आपको आज यहाँ युद्ध करना, कल वहाँ करना है। लेकिन जहाँ आपको शांति ही शांति है, वहाँ पर कला, विज्ञान, साहित्य, इस सब का जोर शोर से प्रादुर्भाव होता है, उसका विकास होता है, ठीक है। तो यही बात इस पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट में हम देखते हैं, ठीक है। एक से एक नायब कला आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अब कांगड़ा स्कूल में हमने क्या देखा, इसके सबसे बड़े जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, राजा गोवर्धन सिंह, ठीक है। और दूसरा राजा संसार चंद। दो इंपॉर्टेंट राजा हुए जो इन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया। इस आर्ट में हम क्या देखते हैं, गीत गोविंद, भागवत पुराण और सतसई, बिहारी का जो बिहारी लाल का जो सतसई किताब है, और उसके बाद नल दमयंती का जो किताब है, इसको रेखांकन करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में जो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो उनका रोमांस है राधा के साथ में, उसका भी चित्रण करने का प्रयास इसमें किया गया है। बिहारी लाल का सतसई है ना, नल दमयंती, नल दमयंती की किताब है ना, नल और दमयंती का, ये सब पुरानी किताबें हैं, पौराणिक किताबें। दमयंती ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, मिथोलॉजिकल बुक में। तो इसके बारे में भी जो है चित्रण किया गया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, 12 जो महीने हैं उसको भी चित्रण किया गया है। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ, कि हर महीना का अलग अलग स्पेशल क्वालिटी होता है। जैसे बरसात का जो दृश्य होगा वो अलग होगा, बसंत ऋतु का अलग दृश्य होगा, ठीक है, और हेमंत ऋतु का अलग होगा। तो उन्होंने, कलाकारों ने 12 जो महीने हैं उसको भी चित्रित करने का प्रयास किया, और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार काम है, और ये स्पेसिफिक काम है, एक पेक्यूलियर काम है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, इसमें जो दो चीज़ है वो इस चित्रकला का, वो है इंटेलिजेंस। जो चित्रकारों ने जो उपयोग किया है, इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है हिंदी में, बुद्धिमत्ता, और दूसरा सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी का हिंदी बताओ, सेंसुअलिटी का हिंदी होता है सौंदर्य बोध, ठीक है, सेंसुअसनेस, ठीक है।
सेंसुअसनेस और सेक्सुअलिटी दोनों में 3 डिफरेंसेज है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंसुअसनेस थोड़ा बता देता हूं आपको, ये दोनों में देयर इज ए थिन बैरियर। अगर किसी महिला का चित्रण हुआ या नायिका का चित्रण हुआ है और यदि वो लोक लाज तक सीमित है, मतलब उसमें पूरी अनकवरिंग नहीं किया गया है, भद्दापन नहीं है, ओछापन नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंसुअसनेस। ठीक है, अगर उसमें आपको नेकेडनेस दिखता है जो आजकल दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअलिटी, यू नो। बट देयर इज ए थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंसुअसनेस एंड सेक्सुअलिटी। बोथ आर अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ ए वुमन। ठीक है, क्लियर है। मुगल में तो हमने आपको बताया था, पर्शियन जो मिनिएचर है, हाँ, पर्शियन को उनका थीम भी वही था। उन्होंने कल्चर जो है उनका अपना, चूंकि वो सेंट्रल एशिया से आए थे तो उनका अपना व्यक्तिगत कल्चर तो था नहीं कुछ हो। ठीक है, अगर आप आज के ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो सेंट्रल एशिया में उनका कोई रिलीजन नहीं था, वो इस्लाम में कन्वर्टेड हुए थे। ठीक है, और इस्लाम में चूंकि अरबियन जो कल्चर था वो उतना ज़्यादा प्रभावशील नहीं हुआ जितना कि आप देखेंगे, अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे सेंट्रल एशिया का, तो पर्सिया जो है ना उससे एकदम नज़दीक में लगा हुआ है, अरबिया बाद में आता है, आफ्टर क्रॉसिंग द पर्शियन पेनिसुला। ठीक है, तो सारे जो सेंट्रल एशियन जो लोग थे, दे वेर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन कल्चर, और जब वो हिंदुस्तान में आए तो पर्शियन कल्चर को ही अपने साथ में लेके आए। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान में तो अभी उन्होंने अरबिक को भी भाषा बना दिया है, दूसरी भाषा। ठीक है, लेकिन वो गलत है। अब दक्षिण भारत में मैंने कहा था कि दो स्टाइल हुआ था। तंजौर, आपको पता ही होना चाहिए कि तंजौर जो है वो प्राचीन काल से भी, चोला पीरियड में भी बहुत बड़ा आर्ट का क्षेत्र था। तो वहाँ पर एक अलग टाइप के पेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेंटिंग का विकास हुआ। और दूसरा मैसूर। अब इसके थोड़ा थोड़ा जो है, अब दोनों तो द्रविडियन आर्ट के ही लोकेशन है, थोड़ा सा वेरिएशन है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, पहला जो हम तंजौर, पहले तंजौर को ले लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, ब्रिलियंट कलर, ब्रिलियंट कलर का इस्तेमाल। दूसरा, इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, जो काम हुआ, वो हम क्या देखते हैं, ग्लास वर्क है बहुत ज़्यादा। ग्लास पर जो है पेंटिंग का काम बहुत ज़्यादा है तंजौर में। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो हम देखते हैं कि क्लॉथ पर, यदि मैंने अभी आपको बताया कि कपड़े पर चित्र उकारने का काम, तो यहां हम ज़्यादा फोकस किस पर देखते हैं, कांच पर या बोर्ड पर, लकड़ी के बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड तो समझते होंगे आप। और तीसरा मैंने क्या कहा, गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ मतलब क्या होता है, हाँ, इसका भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तंजौर पेंटिंग का सबसे बड़ा जिन्होंने जो पेट्रोनेज दिया, उनका नाम क्या था, सरफोजी महाराज। अब आप कह सकते हो कि साहब ये सरफोजी कहाँ से आ गए, तो महाराष्ट्रियन नाम लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी के जो वंशज थे, तो उन्होंने एक छोटा सा, जो उनका जो दूसरा पुत्र था, उसको शिवाजी ने तंजौर को भी जीता था, तो उनका एक छोटा सा इलाका तंजौर में भी था। ठीक है, जब हम आपको मराठा इतिहास साम्राज्य के बारे में बताएंगे तो उसमें हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़े प्रवर्तक थे वो कौन थे, सरफोजी महाराज। और इसमें इस पेंटिंग में हम क्या देखते हैं कि स्माइलिंग कृष्णा, कृष्ण को जो चित्रण किया गया है वो हंसता हुआ, स्माइलिंग कृष्णा। ठीक है,
इसमें भी जो थीम है वो जैसे कि पशु पक्षी और जो मकान है जो उनके द्वारा जो भवन बनाया जाता है उसका भी चित्रण, ये सारे चीज़ हमको कहाँ मिलते हैं? तंजौर पेंटिंग में मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, एक तो ब्रिलियंट कलर का इस्तेमाल होता था इसमें, दूसरा हमने क्या किया, गोल्ड लीफ का इस्तेमाल, ठीक है, ग्लास और बोर्ड पर इसका इस्तेमाल होता था, और सबसे ज़्यादा था कि इसमें डेकोरेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, डेकोरेटिव पेंटिंग, डेकोरेटिव स्ट्रेस ऑन, इतना चीज़ काफ़ी है। और जो विषय वस्तु था वो पशु पक्षी, भवन, इमारत, इन सारे चीज़ों का उल्लेख इस पेंटिंग के माध्यम से होता था। मैसूर पेंटिंग में क्या विशेषताएं थी? मैसूर, इसमें हिंदू देवी देवताओं का चित्रण बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से किया गया है, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको एक बड़ा देवता दिखेगा, दो माने ग्रुप पेंटिंग है। मैसूर में आप क्या देखते हैं, दो छोटे, मान लो 3 देवता है तो एक बड़ा देवता दिखेगा, 2 छोटे छोटे देवता दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप पेंटिंग। अब पहला तो पॉइंट हमने बताया दिया कि हिंदू गॉड गॉडेसेस का पेंटिंग का सबसे ज़्यादा प्रमुखता मैसूर पेंटिंग में दिया गया है। ग्रुप पेंटिंग में हम क्या देखते हैं कि एक जो डिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है दूसरे डिटीज पर, एक प्रोमिनेंट रहेगा, बाकी छोटे छोटे रहेंगे। ये ग्रुप पेंटिंग की विशेषता है। अच्छा, इसमें कलर में उन्होंने क्या किया, काम किया, जिंक ऑक्साइड और अरबिक गम, जिंक ऑक्साइड और अरबिक गम, गम मतलब गोंद, इसका इस्तेमाल कलर में हुआ है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे ये दोनों चीज़ के इस्तेमाल से क्या होगा कि उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना शार्प दिखता है, प्रोमिनेंट हो जाता है बैकग्राउंड। ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड और अरबिक गम का इस्तेमाल करने से इसका जो कलर का जो बैकग्राउंड होता है ना, तो बैकग्राउंड होगा तभी तो आपको कलर सामने, मैंने आपको कोई भी चित्र जो है ना आपको मैनिफेस्टेशन होगा कि वो डल लग रहा है या ब्राइट है, या वो आंखों को आपको सीधा अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड। तो ये दोनों चीज़ों के इस्तेमाल करने से बैकग्राउंड अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। ठीक है, और वो चित्र जो चित्रकार को जो उसकी चित्रकारी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम जो लोकल जो मॉडर्न पर हम जाएंगे थोड़ा बाद में। अभी हम आपको, मैंने कहा था कि हम एक तो ओरिजिनल पेंटिंग बताएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे लोकल पेंटिंग। तो लोकल पेंटिंग में मैंने बहुत सारे वेरिएंट आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1, इसमें तो टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं, क्योंकि अब 2 क्लास होने जा रहा है और आज तो 2 घंटे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों लोकल में हमने बताया था मधुबनी, पट्टा चित्रा, पटुआ आर्ट, पैटकार, कलमबारी, वर्ली, थांगका, पिथौरा, मंजूसा, ये सभी लोकल आर्ट्स हैं, मैंने लोकल पेंटिंग हैं। अब बारी बारी से 2 लाइन 3 लाइन में हम उसकी व्याख्या कर देंगे। देयर आफ्टर आई विल कम टू मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, तो दोस्तों पहला हम ले लेते हैं मधुबनी पेंटिंग। अब इसमें मधुबनी पेंटिंग की क्या विशेषता है, जो पुरानी की जो हमारी जो कथाएं हैं, जैसे रामायण, जैसे महाभारत, इसको जो है उकेरने का काम पहले तो ये दीवारों पर होता था। ठीक है, अभी ये कपड़ों पर होता है। अभी उन्होंने क्या किया है कि मधुबनी स्टेशन को, जो रेलवे स्टेशन है, सारे कलाकारों ने मिलकर के मधुबनी पेंटिंग से चित्रित कर दिया। इतना शानदार लगता है ऐसा कि आपको, और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले तो जो है दीवारों पर इसकी भित्ति चित्र होता था, और
कृष्ण, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, शिव और मछली, इस सब का जो चूंकि मिथिलांचल का वो शुभ संकेत है, तो इसको उकेरा जाता था। अब आजकल कपड़ों पर इसका क्लॉथ पर इसको उकेरने का काम किया जाता है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो संस्कार हैं, जैसे कि मैरिज, शादी है, उपनयन है, यज्ञोपवीत है, या मुंडन है, या गर्भाधान की जो बहुत सारे हिंदुओं में रीति रिवाज है ना, उसको चित्रण करने का काम भी जो है ना मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, दोनों इसको बोलते हैं, मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, इसके द्वारा किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 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 चित्र में जो गैप होता है, आप देखेंगे जैसे कि राम सीता का स्वयंवर हो रहा है, ठीक है, तो सीता जी ने जो राम को जो पुष्पहार या माला जो उन्होंने डाला, तो अब माला डालने का काम तो है, लेकिन अगल बगल तो खाली जगह है, तो फिलिंग द गैप को जो बीच का जो साइड का जो गैप है उसको भरने का काम क्या किया है, फूल पत्तियों से, ठीक है, माने उसको गैप नहीं रहने दिया है, उसको फूल पत्तियों से भरने का काम चित्रकारों के द्वारा किया गया। और जो कथानक है, जो थीम है, वो क्या है कि हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ के जो बहुत महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं, रामायण के, महाभारत के, उसको चित्रण करने का काम कपड़े पर करने का काम किया गया है। और इसमें जो रंग का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, राइस पेस्ट। राइस पेस्ट जानते हैं ना आप, चावल को पेस्ट बनाने का काम। और उसके बाद में वेजिटेशन कलर, जो लोकली जो वनस्पति से जो हमें प्राप्त है, उसको वेजिटेशन लोकली अवेलेबल वेजिटेबल कलर, माने प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि हैंडमेड पेपर या क्लॉथ या कानवास, इस पर इसको उकेरने का काम किया जाता है। और इस कलर के इस पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल नहीं, जो मैंने आपको बताया था, अकबर के समय में बताया था, ये 2 डायमेंशनल होता है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। दूसरा एक और स्पेसिफिक फीचर है, डबल लाइन बैरियर, उसका जो किनारी है ना, जैसे कि ये, अब मान लो ये है, ये इलाका है, इस इलाका में होगा पेंटिंग किया जाएगा किसी चित्रकार के द्वारा, तो इसका जो बॉर्डर होंगे वो 2 लाइन होगा, ठीक है, डबल लाइन बॉर्डर। तो अब एक तो ये लाइन हुआ, एक दूसरा लाइन ये भी होगा, यू सी दिस, ये भी होगा और ये होगा, ठीक है, दिस इज डबल लाइन बॉर्डर, ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है, ठीक है। इतना काफी है, इतना लिख दोगे तो हो जाएगा। और इसके जो महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं उसका नाम लिख लो, जगदम्बा देवी। दूसरा, इसमें बहुत सारे जो कलाकार हैं, 99% जो है ना वो महिलाएं हैं। इसमें महिलाओं का ये बहुत बड़ा फोटे है। और जो जैसे सीता देवी, जगदम्बिका देवी और गंगा देवी, बउआ देवी, ये सभी मिथिलांचल की महिलाएं हैं। और ये मिथिला पेंटिंग में इनको महारत हासिल है। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा क्या है, पट्टा चित्र। पहले पट्टा चित्र को ले लेते हैं। दोस्तों, इसका आविर्भाव कहाँ हुआ? उड़ीसा में। आप ये पीटी के हिसाब से इसको याद रखिएगा। पट्टा चित्र लिख देगा, आप कहेगा कौन किस 4 स्टेट के नाम दे देंगे, कहेंगे कहाँ पर ये प्रचलित है, तो आप लिख देंगे उड़ीसा, ठीक है। बिहार में, उत्तर बिहार। तो पट्टा मतलब तो क्लॉथ होता है, चित्र माने पिक्चर होता है। शाब्दिक अर्थ तो आपको समझ में आ गया।
इसमें हम क्या देखते हैं कि क्लासिकल जो मटेरियल है, जो थीम है इसका, वो क्लासिकल मटेरियल प्लस जो फॉक है, जो लोक व्यवहार की चीजें हैं, दोनों का मिश्रण है इसमें। इस पेंटिंग में हम क्या देखते हैं, ए मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फॉक एलिमेंट्स। और सबसे ज्यादा जिसमें फोकस है क्लासिकल से भी ज्यादा वो फॉक पर है, ये याद रखने का है। इसको क्लॉथ पर बनाया जाता है, कपड़े पर इसका, हाँ। और इसमें जो कलर का इस्तेमाल होता है वो लोकली जो अवेलेबल कलर है उसका इस्तेमाल होता है, जो वहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन में कोई भी कृत्रिम कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि कोकोनट सेल, जो नारियल का जो सेल होता है उससे, या हिंगुला, या राम राजा, या लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक मतलब जो लैम्प से जो काजल निकलते हैं ना, उसका उपयोग होता है। नो पेंसिल और चारकोल इज यूज्ड इन दिस आर्ट फॉर्म, ये याद रखने की चीज है। नो पेंसिल और चारकोल माना कोयला, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ब्रश का इस्तेमाल होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको फॉलिएज या फ्लावर से चिन्हित करने का काम होता है। बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड समझते हैं ना, किसी भी चित्रकार के लिए बैकग्राउंड जरूरी होता है बैकग्राउंड। तो फॉलिएज मतलब फूल पत्ती या फ्लावर, इसका बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, देयर आफ्टर जो है ना चित्र उकेरने का काम किया जाता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वालिटी है। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता है, और मैंने क्या कहा, चारकोल का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लोकल जैसे काजल हुआ, या कोकोनट सेल को जला करके, कोकोनट सेल जो होता है ना उसको जला करके जो उससे राख मिला, ठीक है, या हिंगुला कोई ऐसा पदार्थ है, उसका उपयोग, मैंने कहने का मतलब है कि कृत्रिम किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। इस कलर का जो थीम है वो क्या है, जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जो है वो उड़ीसा के लोगों के रग रग में बसते हैं। तो पेंट भी जो है, जो पेंटिंग है, उनका भी जो थीम है वो भगवान लॉर्ड जगन्नाथ और जो वैष्णव कल्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है ये। ठीक है, इसके अलावा तालपत्र मतलब पाम लीफ पर भी इसका पाम लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तालपत्री, तालपत्र, इस पर भी ये चित्र उकेरने का काम होता है, लेकिन कम होता है, अपार्ट फ्रॉम क्लॉथिंग। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है। इतना आप लिख दोगे तो काफी है। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। मैंने कहा था कि इसमें जो थीम है वो दो चीज का मिक्स है। एक क्लासिकल, जो क्लासिकल जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पौराणिक ग्रंथ, ये जो हमारे रामायण महाभारत, या मैंने अभी कहा कि जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ और वैष्णव कल्ट, उनके बहुत सारी किताबें हैं। गीत गोविंद भी हो सकता है, किताब है ना गीत गोविंद, बहुत प्रसिद्ध किताब है जयदेव का, वो भी बहुत, वो किताब बहुत प्रचलन में उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, और बाद में मिथिला में जो विद्यापति जो कवि हुए मैथिली लिटरेचर के, तो गीत जयदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जिन्होंने पदावली लिखा। ठीक है, तो एक तो वह क्लासिक, और दूसरा मैंने क्या कहा, फॉक, मैंने लोक गीत या लोकाचार। लोकाचार मतलब क्या होता है, जो जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जो रिलेटेड है, जो जुड़ा हुआ है। जैसे कोई मान लीजिए एक मुंडन का संस्कार हो रहा है एक बच्चे का, वहाँ पर एक बार्बर जो है, बार्बर को हिंदी में क्या कहेंगे, हजाम, वो बच्चे का मुंडन कर रहा है, मतलब बाल उतार रहा है। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो गाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं। अब कोई चित्रकार उसी दृश्य को चित्रित कर देगा, हैं, अपने ब्रश से उस जो दृश्य है उसको वो क्या करेगा,
चित्रित कर देगा। एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फॉक। दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड फॉक। समझ गए आप? दूसरा हम अब लेंगे पटुआ आर्ट। दोस्तों ये कहाँ डेवलप हुआ? बंगाल में। जैसे कि आप जानते होंगे पटुआ मतलब क्या होता है, जो जूट है, जूट जिसको बोलते हैं ना, जूट, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? बंगाल में, और उसके बाद बिहार में। जब अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था तो अभी जो ईस्ट बंगाल चला गया, बांग्लादेश, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जूट होता है। ठीक है, जूट के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पौधे के नीचे कम से कम इतना 6 इंच पानी हमेशा लगा रहना चाहिए, तब आपको जूट होता है। ठीक है, तो जहाँ पानी की भरमार होगी वहीं तो जूट होगा। तो जूट का जो एक हिंदी में अर्थ है, उस नाम है उसका, क्या बोलते हैं? पटुआ। समझ रहे हैं आप? जूट तो अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम क्या है? पटुआ, जिससे बारदाना बनता है। बारदाना बोरा, बैग जिसको बोलते हैं ना, जो जूट का बोरा होता है, उसको बोलते हैं बारदाना। जैसे कि आप चावल रखते हैं, अभी तो प्लास्टिक का बोरी आने लगा है। हाँ, तो सुतली किससे बनता है? जूट से बनता है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो रिलीजियस स्टोरी है, धार्मिक जो कहानी है, धार्मिक कहानियाँ, इस पेंटिंग में धार्मिक कहानियाँ बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा जो सामाजिक और राजनीतिक, इन इश्यूज़ पर भी जो है इस पेंटिंग में फोकस किया गया है। इसका जो सबसे बड़ा जो सेंटर था वो कहाँ था? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? बंगाल में जंगल महल। ठीक है, मिदनापुर, इसके अलावा बीरभूम और 24 परगना जिला, ये 3 इंपॉर्टेंट जो जिले थे, वहाँ पर पटुआ आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग का विकास हुआ। ठीक है, मिदनापुर, 24 परगना जिला और बीरभूम जिला, ये 3 इंपॉर्टेंट जिले हैं बंगाल में। बीरभूम। अब इसके बाद पैटकार पेंटिंग, शॉर्ट में हम कह देते हैं आपको, पैटकार पेंटिंग का उदय झारखंड में हुआ, और ये एक स्क्रॉल पेंटिंग है। ठीक है, झारखंड के आदिवासियों के बीच में इस पेंटिंग की उत्पत्ति हुई, और यहाँ पर जो यहाँ के जो सोशल और सामाजिक और धार्मिक जो कस्टम हैं, जो रीति रिवाज हैं, इसको चिन्हित करने का काम किया गया है। और इसके अलावा आदमी के, मनुष्यों की मृत्यु होने के बाद में जीवन का क्या होता है, माने मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, इसका भी चित्रांकन के आदिवासियों के द्वारा, इसका मृत्यु के बाद जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ, उसको भी अपने रंगों से उकेरने का काम किया गया है। इतना तो याद रहेगा आपको। अभी ये आर्ट फॉर्म जो है ना, पूरी तरह से एक्सटिंक्शन या समाप्ति की ओर है, ये भी बता दूं आपको। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कलमकारी पेंटिंग। यह कलमकारी पेंटिंग का उद्भव कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टम शहर के आसपास के इलाकों में। इसमें जो है वो कलम के, जो बांस के जो कलम बनते हैं ना, जिससे पहले हम लोग लेखनी लिखते थे, उसका इस्तेमाल होता है इसमें। पॉइंटेड, जिसमें शार्प, जो उसका पहले कलम ही हम लोग बोलते, बांस का कलम बोलते थे इसको। मैंने भी उसका इस्तेमाल किया बचपन में। और इसमें जो बेसिक मटेरियल है वो कॉटन का इस्तेमाल होता है। आंध्र प्रदेश में इसका विकास हुआ है। इसमें हिंदू मैथोलॉजी
जो पौराणिक जो कहानी है उसको चित्रण करने का काम किया गया है। और ख़ास करके जो आजकल जो कपड़े बनते हैं उसमें भी इस विधा का उपयोग किया जाता है वहाँ के लोकल्स के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और ख़ास करके जो कमल के फूल हैं या पशु पक्षी हैं उसको भी चिन्हित करने का प्रयास इस पेंटिंग में किया जाता है। इसके बाद में एक है वर्ली। वर्लिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ना, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति हुई है, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर। और ये जो कला है वो बहुत पुरानी कला है, करीब 2500 वर्ष पुरानी कला है। और इसमें जैसे कि उनके देवी देवता जो हैं, जैसे पालघाट जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी हैं, उसका उपयोग किया गया है। और ख़ास करके इसको चित्रांकन करने का काम जो है ना, ट्रायंगल माने त्रिभुज, सर्कल माने वृत्त, और स्क्वायर माने वर्गाकार, इस प्रकार का इसका उपयोग है। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो रेड अकर कलर, मतलब गेरुआ रंग, रेड अकर कलर, जैसे गेरुआ रंग समझते हैं आप, गेरुआ, इसका इस्तेमाल है कलर में। दूसरा कौ डंग मतलब गोबर, इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले अधिकांशतः ये भित्ति चित्र के रूप में इस्तेमाल होता था। भित्ति माने दीवार पर महिलाएं बनाती थी उसको। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी में आपने देखा ही होगा, उनके घरों के दीवार जो है ना विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र से भरे पड़े रहते हैं। हम लोगों के गांव में भी बहुत सारे, अब तो ये आर्ट खत्म होता जा रहा है, लेकिन जब मिट्टी के जो घर बने होते थे तो उसमें महिलाएं एक से एक नक्काशी करती थी दीवार पर, जिसको कहते हैं भित्ति चित्र। तो अभी भी आप ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, ये जो वर्ली पेंटिंग है बेसिकली ट्राइबल पीपुल डोमिनेटेड, दिस एरिया आर डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, यू नो, गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर। ठीक है, तो वहाँ पर पहले इसका भित्ति चित्र के रूप में इस्तेमाल होता था, अब जो है कपड़े पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो कलर जो बनाए जाते हैं उसमें मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर, मिक्सचर ऑफ गम माने गोंद प्लस राइस पाउडर माने चावल को महीन दाना बनाते हैं, पीस देते हैं, दोनों को बना करके इसका कलर फ्रेम किया जाता है। कलर क्या होता है? गेरुआ। इसमें फिर गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो बैकग्राउंड का इस्तेमाल होता है ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड, या तो लाल होगा या ब्लैक होगा, काला होगा। ये दो बैकग्राउंड का इस्तेमाल चित्रकार के द्वारा किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। इसके बाद दोस्तों थांका पेंटिंग मैंने कहा था अभी, उसका मतलब क्या होता है? ये इलाका जो है वो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन, अरुणाचल प्रदेश, थांका जो है उसका जो थीम है वो क्या है उन इलाकों में ये डेवलप हुआ जहाँ पर बुद्धिज्म अभी भी है, पहले भी था। तो कौन सा इलाका मैंने बताया? जैसे लद्दाख, वहाँ बुद्धिज्म है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में भी कुछ बुद्धिस्ट रहते हैं, सिक्किम में तो बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं। तो इन इलाकों में ये थांका स्टाइल ऑफ पेंटिंग अभी भी चल रहा है। और मैंने जो थीम बताया वो तो बुद्धिज्म का थीम बताया ही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कॉटन कन्वास, और बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री है उसके दीवालों पर भी चित्रण करने का काम होता है। ठीक है, और जो नेचुरल जो वेजिटेशन जो जो कलर हैं इसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कॉटन कैनवास पर इसको चित्र को उकारी करने का काम किया जाता है। अब इसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होने लगा है। पहले के ज़माने में ये मोनास्ट्रीज जो बुद्धिस्टों के जो मोनास्ट्री होते थे ना, क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट विहार, वहाँ पर भित्ति चित्र के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कपड़ों पर हो रहा है। ठीक है, और इसको मार्केट में बेचने का काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कमर्शलाइजेशन। ठीक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय, उनको जो इनलाइटनमेंट, जो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में
बताया जाता है। दूसरा जो बुद्धिस्ट लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास है, उसको चिन्हित करने का काम किया जाता है। और जो जीवन और मृत्यु का जो साइकिल चलता है, उसको भी चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा जो रूप है वो है, जैसे बुद्धिस्ट लोग क्या है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं, उसको भी चिन्हित करने का प्रयास किया जाता है। और जो महात्मा बुद्ध को जो भक्तों के द्वारा जो उनको प्रसाद या ऑफरिंग दिया जाता है, उसको चिन्हित करने का चित्रकारों के द्वारा प्रयास किया। तो इसका मतलब हुआ कि 3 प्रकार का चिन्हांकन या चित्रांकन इस प्रकार के पेंटिंग में किया गया। पहला, महात्मा बुद्ध के जीवन, उनके जो ज्ञान प्राप्त हुए उसको पूरा दर्शाया जाता है उसमें। दूसरा कि जो बुद्धिस्ट लोगों का जो जीवन पद्धति है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको बताया जाता है। तीसरा, जो ध्यान करने का जो प्रक्रिया है बुद्धिज्म में, जो महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व, उनको जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जो ऑफरिंग दिए जाते हैं, उसका वर्णन 3 प्रकार के चिन्हांकन किए जाते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिल्क ब्रोकेड का ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है। चूँकि अब कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, सिल्क ब्रोकेड्स। अब 2 और बचे हैं। अब मैं थोड़ा सा अनईजी भी फील कर रहा हूँ। मंजूसा पेंटिंग, एक है मंजूसा। ये दोस्तों कहाँ पर डेवलप हुआ? जो मैंने कहा था आपको, भागलपुर में डेवलप हुआ है। ठीक है। और इसमें इसको हम अंगिका आर्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसका एक विशेषता यह है कि हमेशा ये जूट के जो बोरी हैं, जो हमने आपको बताया, जूट के बोरी या कागज, इस पर इसका चित्रांकन किया जाता है। 2 चीज है मटेरियल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी आपको चित्रांकन मिलेगा, उसमें स्नेक मतलब सांप का जरूर चित्र मिलेगा। स्नेक मोटिफ, ये याद रखिएगा। पहला तो आपको याद रखना है कि भागलपुर बिहार का ये पेंटिंग है, लोकल आर्ट पेंटिंग है। दूसरा, इसमें जो थीम है वो भी लोकल थीम है। ठीक है। तीसरा, इसमें जो मटेरियल है वो बॉक्सेज ऑफ जूट और पेपर का इस्तेमाल है। चौथा, जो स्नेक मोटिव का इस्तेमाल है, जो चित्र में आपको कोई भी बिना स्नेक का मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो सांप जो है ना, उसके एक अनिवार्य तत्व हैं। मंजूसा या अंगिका, चूंकि भागलपुर अंग में है, अंग प्रदेश बोलते हैं, इसलिए अंगिका आर्ट भी बोलते हैं इसको, मंजूसा या अंगिका आर्ट। ठीक है। लास्ट में दोस्तों एक है इंपॉर्टेंट आर्ट का पेंटिंग, दिस इज कॉल्ड पिथौरा। ये पिथौरा आर्ट जो है वो कहाँ पर प्रचलन में है? गुजरात में और मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है एनिमल का चित्रांकन किया जाता है, लेकिन एनिमल में भी सबसे ज़्यादा हॉर्सेस का, घोड़ा का, एनिमल का चित्रांकन। दूसरा, ये जो आर्ट पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा किस पर किया जाता है? वॉल पर, वॉल पेंटिंग। ये ध्यान रखिएगा, वॉल पेंटिंग है ये। दूसरा, इस पेंटिंग का इस्तेमाल कब होता है? ऑस्पिशियस ओकेजन। जैसे मैंने कहा आपको, हिंदुओं में बहुत सारे संस्कार होते हैं, शादी है, उपनयन है, यज्ञोपवीत है, गर्भाधान है, बहुत सारे संस्कार हैं, 16 से ज़्यादा संस्कार हैं। ठीक है। तो उन संस्कारों के समय में इस पिथौरा पेंटिंग का इस्तेमाल दीवालों पर किए जाते हैं, और ये शुभ संकेत हैं। ये पेंटिंग इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे घर धन धान्य से पूर्ण हो और किसी प्रकार का कोई आफत आसमानी नहीं आए। इसके पीछे लॉजिक ये है। और एनिमल में
विभिन्न प्रकार के एनिमल का चिन्हांकन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और हॉर्स जो है वो तेजी का प्रतीक है, ठीक है, वेग का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हॉर्सेस का होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे और भी लोकल पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। अब समय के अभाव के कारण मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूं, अगले दिन मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये जो उसकी शुरुआत होगी, जो मैं अभी बता देता हूं आपको कि कंपनी गवर्नमेंट जब यहाँ शुरू हुई तो वहाँ से शुरू होता है, उसमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस या प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे हमारे देश के भी जो है प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ने अपने हिसाब से पेंट करना शुरू किया। अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। उसका राजा रवि वर्मा, जो केरल के राजा थे, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिए गए। एम.एफ. हुसैन अभी अभी हाल में एक्सपायर हुए, कतर में हूँ, यहाँ से भाग के चले गए थे, उनके द्वारा भी बहुत योगदान दिया गया इंडियन मॉडर्न पेंटिंग में। तो उस सब के बारे में मैं डिटेल में व्याख्या किसी दिन प्रस्तुत करूँगा।